नमस्कार दोस्तों। कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। मुझे लगता है कि ये जो है ना, डोंट स्पीक इल ऑफ द डेड, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। विशेषता वैसे लोगों पे जिनकी कलम में या जिनके एक्शंस में या जिनकी नीतियों के कारण सैकड़ों, लाखों या करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है दाव पे लगी हो। वो इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, और वो एक सर्टेन टाइप ऑफ आइडियोलॉजी के, विचारधारा के नेता थे। भले ही वो उसका चेहरा रहे हों, भले उन्होंने कुछ ना किया हो, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा हो। मैं वैसे विचारधारा के नेता के बारे में केवल इसलिए नकारात्मक टिप्पणी ना करूं, तथ्यात्मक टिप्पणी ना करूं, क्योंकि वो मर गया है, जबकि वही विचारधारा हमारी विचारधारा के एक एक नेताओं के मरने पर, और विचारधारा छोड़िए, जनरल रावत ने किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो किसी विचारधारा के नहीं थे। उनकी मृत्यु पर जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, मनोहर पर्रिकर की मृत्यु पे, सुषमा स्वराज की मृत्यु पे, अरुण जेटली की मृत्यु पे, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पे, और ये तो चलिए मर गए, जो जीवित है क्या उनके मरने की आशा में लोग बैठे हुए नहीं है? नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, हिमंता बिस्वा शर्मा को, एक प्रधानमंत्री है, यदि उसके कर्मों, कुकर्मों, दुष्कर्मों या सुकर्मों के कारण राष्ट्र को लाभ या क्षति पहुंची है, तो हम उसकी विवेचना करेंगे और हमें करना चाहिए। दूसरा डिफेंस मेरा यह है, जो विनोद दुआ ने अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पे कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में न रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है, और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियां दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज अ पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। एग्जैक्टली, ये बहुत ही घटिया पत्रकार था, लेकिन मैं इसकी इस बात से अग्री करता हूँ। भले ही इसने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व पर उंगली उठाने के लिए इन शब्दों का सहारा लिया, लेकिन अब मैं, चूंकि वो दवायर से जुड़ा हुआ था और उसी वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो मैं उसी के शब्दों का प्रयोग करके मैं मनमोहन सिंह के बारे में वही बातें बोलने जा रहा हूं जो वो जीवित रहते। या एक ने बड़ा अच्छा लिखा कि भाई वो 10 वर्षों से कहाँ जीवित थे, उनकी तो कोई खोज खबर कुछ भी नहीं थी। ही वॉज एज गुड एज डेड एंड कवर्ड्स डाई मेनी अ डेथ बिफोर दे एक्चुअली डाई। तो ऐसे लोग तो बार बार मरते हैं। तो इस कारण से भी मुझे नहीं लगता है कि हमें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है गाली गलौज करने, नहीं। भले ही वैचारिक शत्रु एक तरह से जो विचारधारा है, उस विचारधारा का वो व्यक्ति पोषक था, उस विचारधारा को व्यक्ति आगे ले जा रहा था, फिर भी हमें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तथ्यात्मक आलोचना अत्यावश्यक है, वो करनी चाहिए। लेगेसी जो होती है कि आप क्या छोड़ कर जा रहे हैं, आपको विश्व या राष्ट्र या समाज कैसे स्मरण करेगा, इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। आपके कह देने मात्र से उस तरह से लोग सोचने नहीं लगेंगे। वो सदैव ही आपकी लेगेसी जो भी रही हो, इट विल ऑलवेज बी वेड इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स यू ब्रॉट टू द टेबल। ये नहीं कि नहीं नहीं, अरे मनमोहन सिंह था, उनका सीवी देखा है तुमने? सीवी 1.5 किलोमीटर लंबी हो, उससे क्या? मनमोहन सिंह ने देश को किस गर्त में डाला, हमें उससे मतलब है यार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए थे, भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लाया नहीं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वहां से जो पैकेज लेकर के और ये सब लेकर के आया, तो उसी ने ही क्रिएट किया था। वस्तुतः मनमोहन सिंह ने पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लेकर के आए। Right. I think we have a reputational problem, but I think as far as India goes, we really get far too little credit for how much we have contributed to where India is now. I think the IMF was with India during the great liberalizations of the early 90s. I think much of what you see in terms of growth nowadays has its roots in that liberalization. And I think India negotiated a very good program with the IMF then, which conditionalities are a dirty word, but they were conditionalities which were owned by the Indian government. Right. And you don't hear of the IMF being responsible for the great movement in the 90s precisely because it was the Indian government which took charge. आप कहोगे कि नहीं, ये तो रघुराम राजन बोल रहा है। ठीक है, अब IMF में रहते हुए, IMF का हिस्सा होकर के बहुत सारे लोग, भारतीय लोग IMF का हिस्सा भी बने हैं, और पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट की जाती है IMF के द्वारा,
तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपका यार है। ये IMF के गेट से बाहर निकल रहे हैं और दोनों का हाथ जो है मरोड़ा हुआ है, आर्म ट्विस्टिंग जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे ऊपर में संदेश है, दोनों डॉलर लेकर के निकल रहे हैं और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि यार ये किसने तुम्हारी बाहें मरोड़ दी, तो बोलना कि ये तो हमने खुद ही अपनी बाहें मरोड़ रखी। कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तक IMF तय कर रहा है। आप जो ग्रोथ की बात कर रहे हो कि ये आएगा, वो सब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तय कर रहा है। वो डिक्टेट कर रहा है कि तुम्हें अपने राष्ट्र की पॉलिसी किस तरह से रखनी है, तभी हम जाकर के हेल्प करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, किसके इंटरेस्ट थे उसमें? अमेरिकन इंटरेस्ट थे। संभव है कि भारत की अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी होती और 91 तक आप देसी राष्ट्र को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हुए थे और कांग्रेस ने तब तक कितने वर्ष वहां पे शासन किया था। तो उस कंडीशन में क्यों था राष्ट्र कि अपने दम पर वो एक निर्णय नहीं ले पा रहा था। 91 में जो बोल रहा है कि अरे हमने बहुत बड़ा महान कार्य किया, महान कार्य तक पहुंचने के लिए जो ये गड्ढा खुदा था उसमें कौन था? वित्तीय सलाहकार। उसके बाद तुम जो है प्लानिंग कमीशन में आ जाते हो सदस्य बन के, फिर गवर्नर बनते हो। उसके बाद तुम डिप्टी चेयरमैन बन जाते हो प्लानिंग कमीशन का। और 1991 में फिर जो है भारत बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया ऑलमोस्ट हो जाता है। और 67 टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखना पड़ा और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को। भारतीय रुपया को 20% जो है 3 दिन के अंदर डिवैल्यू किया, भारत को फॉरेन पावर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। ये रिपोर्ट कार्ड है, ये 9 साल 9 स्कैम। ठीक है, पहला तो कोल स्कैम है, 1,86,000 करोड़ का जो है इससे झटका लगा है। उसके बाद देखिए 2G स्पेक्ट्रम केस, ये 1,76,000 करोड़ का झटका है। उसके बाद चॉपर जो अगस्टा वेस्टलैंड का स्कैम था, VVIP चॉपर, वो वाला स्कैम हो गया। फिर टाटा टेट्रा ट्रक स्कैम है, कॉमनवेल्थ स्कैम है। उसके बाद कैश फॉर वोट है, आदर्श घोटाला हो गया। उसके बाद IPL का है, सत्यम केस है। लेगेसी मनमोहन सिंह की मुझे लगता है यही है कि ही प्रिसाइडेड ओवर लूट एंड प्लंडरिंग ऑफ दिस नेशंस रिसोर्सेज। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। ये मनमोहन सिंह का ही कालखंड था जिसके कारण आम आदमी पार्टी जैसा बवासीर आज अस्तित्व में है। यदि इस आदमी ने चुप रहकर मीकली, सबमिसिवली सोनिया गांधी की एक तरह से आप कह सकते हैं दासत्व नहीं स्वीकारा होता और उस तरह के डिसीजंस जो है, जो NAC बन जाता है, सुपर PM का कॉन्सेप्ट आता है। सुपर PM देखिए भाई, झूठ नहीं बोलना है, UPA सरकार में मनमोहन के ऊपर सुपर PM ही थी सोनिया। और कई ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए जिसमें पता चलता है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के निर्देशों पे काम करते थे। ठीक है, कहने के लिए ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, तो किया क्या? इतने घोटाले लगातार होते हैं भाई, तो तुम किस बात के, मतलब तुम्हारा ऑक्सफोर्ड वाला वो कहाँ गया ब्रेन? तुम जब हटते हो, तुम्हारा कार्यकाल समाप्त होता है, भारत के 24 या 23 में से 11 बैंक जो थे वो कोलैप्स के कगार पे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद करके गया मनमोहन सिंह, यही उसकी लेगेसी है। मैं सबसे पहले डीजल के दामों में बढ़ोतरी और LPG सिलेंडरों पर लगाई गई सीमा के बारे में बात करना चाहूंगा। हम अपनी जरूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहां तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहां से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। क्रेडिट लेता है ना कि 2008 में पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ था और भारत में कुछ नहीं हुआ। इसने जो दिमाग लगाया, यही मैं बोलता हूं कि जो ऑक्सफोर्ड और ये सबसे पढ़ के आते हैं ना, वो सदैव ही वहां के सॉल्यूशंस लाते हैं। मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि पैसा लोगों के हाथ में दो, वो स्पेंड करेंगे। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन कोविड के टाइम में आया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? डोंट गिव अ मैन अ फिश, उसको जो है जस्ट टीच हिम हाउ टू फिश। तो मोदी ने क्या किया कि मुद्रा लोन एक्सटेंड किया, तरह तरह के आत्मनिर्भर भारत योजनाएं हैं, जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहते थे उसको पुश किया, छोटे छोटे माइक्रो लोन्स का सिस्टम लाया। और उसका यह हुआ प्रभाव
कि पूरी दुनिया का ग्रोथ रेट जब नेगेटिव चल रहा था पोस्ट कोविड, भारत 6% 7% से बढ़ रहा था हर तिमाही। मनमोहन सिंह के आप जानते हैं कि कुछ लोगों को लेकर के मतलब बहुत ही अधिक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जैसे कि ये देखिए, अ वेरी हैंडसम यंग मैन मीटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज ऑल स्माइल्स। तब बहुत बढ़िया आतंकवादी थे, दिल के बहुत अच्छे थे। देख के आपको लगता है कि आतंकवादी होगा, इसने लोगों की हत्याएं की होंगी, ये नरसंहार का जो है वो मास्टरमाइंड रहा होगा, देख के नहीं लगता ना। चाहे सोनिया गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो मुसलमानों को साधने के लिए सब मुलाकातें जो है वो करवा रही है, बिल्कुल नहीं। मनमोहन सिंह को तो पता ही नहीं था आदमी है कौन, बोले कि यंग मैन हैज कम टू मीट यू एंड ही सेड ओके, फोटो लेगा क्या है, और उसके बाद फोटो उन्होंने खिंचा लिया। इतने थे बढ़िया, मतलब उनको ही हैड नो आइडिया कि वाज मीटिंग एंड प्लेटफॉर्मिंग ए टेररिस्ट। एक बढ़िया मीम आया है, ये देखिए, मैंने जो है इमरजेंसी के टाइम में ये जो राजवंश है, गांधी वंश, उसको सर्व किया। जब 1984 के दंगे हुए थे सिख के विरोध में और 3000 से अधिक सिखों की बलि दे दी गई थी, उस वक्त भी हमने इस राजवंश को सर्व किया। जब सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे लोग और हमारे ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे तब भी, और जब राजवंश ने पावर लूज कर दिया तब मैंने कहा कि डेमोक्रेसी डेंजर में। मनमोहन सिंह वाज मिल्क्ड फॉर एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ प्रोपेगेंडा दैट कांग्रेस ट्राइड टू पुश इनटू जनरल मीडिया। वो आदमी ढंग से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके मुंह से बयान दिलवा जा रहा है कि लोकतंत्र तो खतरे में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं, इस कारण से। तो उन्होंने, और किस तरह से यूज नहीं किया है, याद है वो दृश्य आपको जब मनमोहन सिंह को व्हील चेयर में राज्यसभा में वोटिंग के लिए लाया गया था। तुमने किस तरह से अशक्त, दुर्बल, रोगी, वृद्ध व्यक्ति को जो व्हील चेयर में है, स्वयं चल नहीं सकता, संभवतः बोलने में अक्षम है, उसको एक वोट के लिए, जिसमें संभवतः अंतर फासला इतना था कि उनके वोट ना देने से भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था, फिर भी तुमने उसको यूज किया। ये आता उनका, ये एक चलता, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। हिस्ट्री इज नेवर काइंड टू दोज हु वेर इन पावर, presided over corruption, scams, policies that led to nation into a sure shot disaster। कुछ चीजें चूंकि वो बोलने में कूल लगती है, इसका मतलब वो सत्य नहीं हो जाता है। फिर तो मतलब बढ़िया बढ़िया, मतलब वही पोएट्री जो लिखवाए जाओ, बढ़िया अपनी गाथाएं लिखवाओ। हिटलर भी यही सोचता होगा, स्टालिन भी यही सोचता होगा, लेनिन भी यही सोचता होगा, मार्क्स भी यही सोचता होगा। यू ऑलमोस्ट गॉट द कम्युनल वायलेंस बिल पास्ड। कम्युनल वायलेंस बिल बिल्कुल उसी लेवल का था जैसे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, वक्फ है। अगर वो भी पास हो जाता ना, तो हिंदुओं के पास ना अपना मंदिर होता, हिंदुओं के पास ना अपनी भूमि होती, और हिंदुओं के पास दंगों में मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। एंड दिस गाय मनमोहन सिंह प्रेसाइडेड ओवर दैट। अगर भाजपा ने उस वक्त पुरजोर विरोध ना किया होता, तो हर छोटे मोटे स्तर के जो भी दंगे होते, उसमें हर हिंदू का बच्चा जेल में जा रहा होता। भारत में जिस मेजॉरिटी कम्युनिटी का दंगे करने का कोई इतिहास नहीं रहा है, उसको इन्होंने बाय लॉ दंगाई बनाने का कर दिया था। और यही नीली पगड़ी वाले ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड शालीन प्राइम मिनिस्टर के समय में हो रहा था। तो हाउ कैन वी से दैट हिस्ट्री इज गोइंग टू काइंडर टू यू? ना भाई, नहीं होगी। राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने देश को जो है इमेंस विजडम और इंटेग्रिटी से लीड किया, ह्यूमिलिटी और ये वो, आई हैव लॉस्ट अ मेंटर एंड यू हैव लॉस्ट अ मेंटर एंड गाइड है। और राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? ओके, ये है इनका पर्सनल ओपिनियन ऑर्डिनेंस पे। और आप सोचिए कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा कि राहुल गांधी, जो संभवतः स्पोर्ट्स कोटा पे पढ़ाई कर, मतलब किसी तरह से कॉलेज की डिग्री पाई उसने, और वो आदमी मनमोहन सिंह जो 70 के दशक से 40 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा हो, उसके द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस फाड़ दिया गया। We have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim
on our resource. दूसरी बार पुनः उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम बात दोहराई थी। I did not say peasant. I said minorities, particularly the Muslim minorities. If they are poor, they have prior take on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added from there, particularly Muslim minorities. If they are poor, they have a prior mind on the resources of the country. I stand by that. And he stands by that. और राष्ट्र के संसाधनों पे सबसे पहला हक है। किस लॉजिक से? संभवतः वही है कि ये लोग उस वक्त सत्ता में थे जब वक्फ वाला बिल आया था, तो वक्फ का बिल वही ना, राष्ट्र का संसाधन भूमि है, ये हमारी है वक्फ की, कर दो। तो ये सब वो लेगेसी है इन लोगों की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री विल बी काइंडर वाइंडर नहीं होता है। ये अपनी लेगेसी जो स्वयं बर्बाद करके जा रहे हैं, और इन्हीं बातों के लिए ऐसे लोगों को याद किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से उनके अंदर सारी वो योग्यता है जो भारत रत्न मिलने के वो काबिल हैं, और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत मांग नहीं है। एक नेक, अच्छे, ईमानदार और सच्चे इंसान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 10 साल भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मनमोहन सिंह जी, हम जानते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा उगता है ए राजा के घर में, पैसा उगता है सुरेश कलमारी के घर में, पैसा उगता है सनी मोदी के घर में, और पैसा उगता है 10 जनपद के अंदर। हम जानते हैं, हमको यह मत बताओ कि पैसा कहाँ उगता है। 1 साल से इस देश की जनता, इस देश के मालिक तुमसे पूछ रहे हैं कि कोयला की दलाली में कितना पैसा था, इसको बताओ। प्रधानमंत्री जी, 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों किया, कितनी दलाली किसने खाई, इसका हिसाब लगाओ, इसको बताओ। और ऐसे आदमी अभी ईमानदार हो गए हैं, ऐसे आदमी को भारत रत्न दे देना चाहिए। इन लोग को लगता है कि यार मोटे हो गए थोड़े से, तो अब हमको लोग पहचान नहीं पाएंगे। पहले जो हम कहा करते थे माइक पे घूम घूम के, तो दूसरा संजय सिंह था, या कोई मान लीजिए कि वो टिकट ब्लैक किया करता, वो तीसरा संजय सिंह था। कुशाल गुप्ता जो है वो लिख रहे हैं कि सैफरन टेरर भी इनका, बिल्कुल इन्हीं के कालखंड में इस तरह के महान महान जो है वो टर्म्स आए थे हिंदुओं के लिए। इन्हीं के कालखंड में, इन्हीं के कालखंड में एयरफोर्स चीफ ने बाद में कहा है कि एयरफोर्स तैयार बैठी थी एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर 2008 के अटैक्स के बाद, और इन्होंने जो कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे थे? उतना बड़ा कांड हो गया, और उसके बाद भी वो तो भला हो कि कसाब तुकाराम ओम्बले हुतात्मा जो है, उन्होंने पकड़ के उसका नाल और अपने पे गोली झेली और उसको जीवित पकड़ाया। उस आदमी ने, पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है तुकाराम जी के लिए। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहकर संबोधन करते हो, और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे, और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे। और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। नहीं चल देते ना मोदी जी। यही सब तो महान यूट्यूबर बन के अभी गंद मचा रहे हैं, यही सब पत्रकार रहे होंगे ऐसे ही, इसी तरह के पोषित। भारत की दुर्दशा हो, भारत के ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां हो, भारत के बारे में नकारात्मक बातें जब भारतीय पत्रकार ही विदेशों में जाकर के या विदेशी पब्लिकेशंस में वो लिख करके अपने यहाँ से मेल करते हैं, वहाँ के ब्लॉग में छपता है, तो फिर वो विरोध क्यों करेगा? क्यों करेगा? उसके पास तो विरोध करने का कुछ बचता नहीं है। हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है, और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाए। इस कानून का फायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। यहाँ पे मनमोहन सिंह ने वस्तुतः यह स्वीकारा, भारत में कांग्रेस के द्वारा लगभग 50 वर्षों के शासन के बाद भी स्थिति यह थी कि 75% जनता, ग्रामीण जनता जो है, और 50% शहरी जनता, कुल मिलाकर 81 करोड़ लोग ऐसे थे जो गेहूं और चावल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनको 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा, उसकी आवश्यकता थी। और उन सब के केंद्र में इसी आदमी की आर्थिक नीतियां थी। नरेंद्र मोदी को इसी आदमी की लेगेसी मिली थी, और वही नरेंद्र मोदी 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर लाता है। भारत जब पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब इस आदमी ने 100 करोड़ रुपये, समझ रहे हैं बात आप, 100 करोड़ रुपये इसने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन 100 करोड़ रुपये,
और 2000 करोड़ की सब्सिडी, ये मैं आप देखिए किस वर्ष की ये बात है, 1991 के 91-92 के बजट की बात है। बजट से किसी एनजीओ को सरकार पैसे अलॉट कर रही है। सरकार के पास कौन सा विशुद्ध लाभ हो रहा था? मतलब बजट सरप्लस में इकॉनमी चली तो समझ में आता है एनजीओ को पैसा दे दिया। भाई जब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, सोना गिरवी रख रहे हैं, और 1-2 करोड़ ने 1991 में 100 करोड़ की वैल्यू आप समझिए। उस समय बिहार के एक शिक्षक की तनख्वाह 2700 रुपया हुआ करती थी। 2700 तो 2796 में थी, उससे और कम होगा, 1200-1300 रुपया टाइप का रहा होगा। और आज वही जो है 55,000 रुपया है। आप देख लीजिए 100 करोड़ का वैल्यू अभी कितना होगा। उतना इन्होंने दे दिया कि 5 साल में राजीव गांधी फाउंडेशन, वो चलता रहना। देश तो यार जाए, देश गर्त में जाए, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो चलता रहे। ये है मनमोहन सिंह। अब मैं आपको 2-4 जो है चिरकुटों के मैसेज में दिखाना चाहूंगा। रवि जी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में असहमति को सम्मान और स्थान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मेरी श्रद्धांजलि। आपकी शालीनता भारत की राजनीति में मील का पत्थर है। बिना किसी भय के आपकी सरकार की खूब आलोचना का अवसर मिला। बिना कटुता और कपट के किसी पर हमला किए राजनीति के शिखर पर रहने वाले और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भारत के आखिरी प्रधानमंत्री को सलाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तालिबान भी करता था, तो इस कारण, और इन्होंने बताया है कि एटलीस्ट दे आर डूइंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने मुझे लगा कि मैं यहाँ पंच मारने जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों ने तालिबान की बड़ाई की है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर, मतलब तालिबान बढ़िया हो जाता है क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कटुता से जवाब दो, तुमको यार कटुता, तुमको तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। क्या मोदी ने या योगी ने तुम्हें कटुता से जवाब, तुमको जवाब ही नहीं दिया है। खैर तुम तो तब भी रो रहे थे कि मनमोहन ने भी तुम्हें इंटरव्यू नहीं दिया, मोदी ने तो चलो नहीं दिया। खुलकर बोलने के सब अभी भी है तुमको, किसने उठा लिया तुम्हें? तुम जितना विष जो है घोल रहे हो समाज में, उसके लिए तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से जेल वेल में डालना चाहिए था। कोई जेल में नहीं डाला तो खुदे ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। नौटंकी कर रहे हो कि नहीं मैं जो है एकदम रामनाथ गोयनका टाइप का बन जाऊं। उन्होंने जो है संपादक के पृष्ठ काला छापा था तो मैं जो है टीवी ही काला कर देता हूं। अब किसी दिन यूट्यूब काला कर लेना, यही सब बचा है। हाँ, और रवीश कुमार ये 2012 में बोल रहा था तख्ता पलट के लेके आर्मी से हाथ मिला लीजिए, आर्मी चीफ जो आए और ये पूरा तख्ता पलट हो ही जाना चाहिए। तो ये है ऐसे लोग, मतलब इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है आप समझ सकते हैं। इस तरह के लोग जो है हमारे देश में रहे हैं और वो अभी जो है वो ईमानदारी का जो है वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये जो होता है नहीं, मरने के बाद आहा, अरे एक कविता लिख देते हैं, आहा मनमोहन वाह मनमोहन, आ मनमोहन बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। लिखो भाई इस तरह बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया पोएट्री लिखो, 1 नंबर का हो जाएगा। कि जब चीन में प्रधानमंत्री नहीं जा रहा है, सोनिया गांधी जा रहे हैं, राहुल जा रहे हैं और समझौते किए जा रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ये सब तुमने देखा, तुमने आंखें मूंदी रखी। सैफरन टेरर तुम पुश करना चाह रहे थे, कम्युनल वायलेंस बिल तुम पुश करना चाह रहे थे। तुम्हारे रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो गई, 2016 तक उसका इंपैक्ट देखा गया है। जो 2008 में तुम्हारी ये पैसा बांटने की स्कीमें जो आई थी, जो स्कीम बनाया सब में घोटाले हुए। घोटाले करने के लिए स्कीमें बनाता था ये आदमी। मुझे नहीं लगता कि दिस मैन डिजर्व्स इवन अ टिंज ऑफ सिंपैथी। नहीं, ये व्यक्ति रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बेकार, हर तरह से बेकार सरकारी ऑफिसर था और बेकार प्रधानमंत्री था। इससे घटिया प्रधानमंत्री संभवतः इस देश ने नहीं देखा। 1-2 होंगे जो छोटे छोटे टर्म्स के लिए आए थे, चले गए, बट इस आदमी ने 10 वर्ष में देश को जितना पीछे ढकेला है, मुझे नहीं लगता कि और किसी में कैपेबिलिटी इतनी थी। और इस व्यक्ति को इसी तरीके से याद किया जाना चाहिए।